छत्तीसगढ़ की राजनीति इन दिनों कुछ ऐसी लग रही है जैसे कोई गंभीर संसदीय बहस धीरे धीरे स्टैंड अप कॉमेडी में बदल गई हो। यहाँ बस इतना फर्क है कि हंसी के पीछे दांव बहुत बड़े हैं। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित संशोधन और लोकसभा की सीटों के परिसीमन से जुड़ा विधेयक पास न हो पाने के बाद जो राजनीतिक प्रतिक्रिया शुरू हुई उसने इस पूरे मुद्दे को राजनीति से ज्यादा नैरेटिव की लड़ाई बना दिया है। और इस नैरेटिव के केंद्र में है विष्णुदेव साय और भूपेश बघेल। दोनों अपने अपने अंदाज में महिला सशक्तिकरण की व्याख्या कर रहे हैं। पिछले 3 दशकों से ये लोग महिला आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन हर बार जब उसको पास कराने का वक्त आता है तो मुंह फेर लेते हैं। महिला आरक्षण बिल के आड़ में ये परसीमन बिल्कुल, इसके लिए एक दिन का विधानसभा का सत्र बुलाएंगे जिसमें निंदा प्रस्ताव पास होगा। अरे भाई विष्णु जी, आपको बहुत तकलीफ है तो कौशल्या भाभी बना दो मुख्यमंत्री, वही शुरुआत करिए। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। साय का दुखी मन से मीडिया के सामने आना एक राजनीतिक दृश्य भी है और संदेश भी। यह उस शैली का हिस्सा है जिसमें नेता खुद को नैतिक रूप से आहत दिखाते हैं ताकि जनता भावनात्मक रूप से जुड़ सके। लेकिन इसके साथ ही जब वे एक दिन का विशेष विधानसभा सत्र बुलाकर केवल कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की बात करते हैं तो सवाल उठता है, क्या यह वास्तव में महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई है या फिर विपक्ष को घेरने का एक और मंच? देखिए, पूरे देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए पर और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर हो गया है। जिस तरह से वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मूल मंत्र को मानते हुए 140 करोड़ लोगों का सेवा कर रहे हैं। आज निश्चित रूप से आने वाले जिस भी प्रदेश में चुनाव हैं, वेस्ट बंगाल वगैरह में भारी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और हम लोगों की सरकार बनेगी। इसे लेकर विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लेकर आएंगे क्या? बिल्कुल, इसके लिए एक दिन का विधानसभा का सत्र बुलाएंगे जिसमें निंदा प्रस्ताव पास होगा। यहीं पर राजनीति हल्का सा मुस्कुराती है, क्योंकि जिस मुद्दे पर संसद में सहमति नहीं बन पाई उसे राज्य विधानसभा में निंदा प्रस्ताव के जरिए हल करने की कोशिश कुछ वैसी ही लगती है जैसे किसी राष्ट्रीय समस्या का समाधान मोहल्ला समिति में ढूंढने निकल पड़े। प्रभाव प्रतीकात्मक जरूर होता है, लेकिन समाधान वह अभी भी दिल्ली की गलियों में ही अटका रहता है। दूसरी तरफ भूपेश बघेल का जवाब आता है, अगर इतनी तकलीफ है तो कौशल्या भाभी जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। कौशल्या भाभी यानी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी। भूपेश बघेल का यह एक वाक्य महज चुटीला तंज जैसा लगता है, लेकिन इसके भीतर कई परतें हैं। सतह पर यह तंज है, थोड़ा चुटीला, थोड़ा तीखा। गहराई में जाएं तो यह भाजपा की उस राजनीतिक छवि पर सवाल है जिसमें वह खुद को महिला सशक्तिकरण का समर्थक बताती है। और सबसे नीचे यह एक क्लासिक राजनीतिक चाल है, विपक्ष के नैतिक दावे को व्यक्तिगत उदाहरण में बदलकर चुनौती देना। अरे भाई विष्णु जी, आपको बहुत तकलीफ है तो कौशल्या भाभी बना दो मुख्यमंत्री, वही शुरुआत करिए। आपको महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी या उनके पहले जनसंघ, उसके पहले आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, यदि इतिहास निकालें तो कभी महिलाओं को अध्यक्ष इन्होंने नहीं बनाया। आरएसएस का कभी बना, जनसंघ का बना कि भारतीय जनता पार्टी का बना? कभी नहीं बना। और फिर आरक्षण देने का काम सबसे पहले ये सोच है वो राजीव जी की सोच है। आपने अड़ंगा लगाया, ये तो 89 में पारित हो गया था। फिर नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, तब ये दोनों सदनों में पारित हुआ। और मुझे इस बात की खुशी है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया गया, त्रिस्तरीय पंचायती राज को, और उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। और उस समय हम लोग विधानसभा में थे 93 में, और 95 में पहला पंचायती राज चुनाव हुआ। तो महिलाओं को आज पूरे देश में जो फौज खड़ी हुई, राजीव जी क्या सोचते थे कि भाई
2 करोड़ शासकीय अधिकारी कर्मचारी हैं और जनप्रतिनिधि केवल 5,000। ये तो कोई अनुपात ही नहीं जम रहा है। और इसलिए पंचायती राज नगरीय निकाय चुनाव अनिवार्य रूप से कराया जाए, ये उन्होंने बिल लाया है। तो आज लाखों के तादाद में 15 लाख जनप्रतिनिधि हैं देश भर में। और महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया 33%। फिर 96 में भी बिल आया, तब आपने रोकने का प्रयास किया। 2004 में आया, तब भी आपने रोकने का प्रयास किया। 2008 में लाए, तब भी आप विरोध किए। और जब आप लाए 2023 में, तो कांग्रेस तो पहले से चाहती थी, तो सर्वसम्मति से पारित हुआ। तो महिला विरोधी तो आप हैं, आपकी पार्टी, आपकी सोच है। पुरुषवादी सोच आपकी है। महिलाओं को समानता का अधिकार देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, और आज नहीं तब से। यहाँ व्यंग अपनी जगह बनाता है, लेकिन पूरी कहानी नहीं बताता, क्योंकि अगर हम केवल इस तंज पर ठहर जाएं तो हम उस बड़े विमर्श को खो देंगे जिसमें दोनों दल अपने अपने इतिहास और दावों को लेकर खड़े हैं। बघेल जब राजीव गांधी का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि 1989 में ही महिला आरक्षण हो सकता था, तो यह केवल अतीत की याद नहीं बल्कि वर्तमान की वैधता गढ़ने की कोशिश है। संदेश साफ है कि हम पहले से इसके पक्ष में थे, आप नहीं। यहां तक कि 2023 में भी इस विधेयक के पास होते समय भी कांग्रेस अड़ी रही कि इसे अभी से लागू किया जाए, लेकिन भाजपा ने खुद ही इसे जनगणना और परिसीमन तक टाल दिया। लेकिन राजनीति में इतिहास अक्सर चयनात्मक होता है। भाजपा का पक्ष यह है कि आज की सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे वह पंचायतों में 50% से अधिक आरक्षण हो या महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने की बात। साय द्वारा 57% पंचायत आरक्षण और विधानसभा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का हवाला देना इसी रणनीति का हिस्सा है। यह एक तरह से परफॉर्मेंस बनाम प्रॉमिस की बहस है, जहां भाजपा कहती है कि उसने किया है और कांग्रेस कहती है कि उसने शुरू किया था। इस पूरे घटनाक्रम में एक दिलचस्प बात यह है कि दोनों पक्ष महिलाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन बातचीत का स्वर महिलाओं से ज्यादा एक दूसरे पर केंद्रित है। महिला आरक्षण का मुद्दा यहां एक आईना बन गया है, जिसमें दोनों दल एक दूसरे की कमियां दिखा रहे हैं और बीच में असली सवाल थोड़ा धुंधला हो जाता है। क्या महिलाओं को वास्तव में वह राजनीतिक शक्ति मिल रही है जिसकी बात हो रही है? साय का यह आरोप कि विपक्ष फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहा है और समाजवादी राजनीति पर धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करने का तंज इस बहस को और व्यापक बना देता है। यह केवल कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं रह जाता, बल्कि इंडिया गठबंधन बनाम भाजपा का राष्ट्रीय फ्रेम ले लेता है। यानी छत्तीसगढ़ की राजनीति राष्ट्रीय राजनीति का एक छोटा लेकिन तेज प्रतिबिंब बन जाती है। और फिर आता है कार्यक्रमों का सिलसिला, आक्रोश रैली, महिला सम्मेलन, पुतला दहन। यह वह चरण है जहां राजनीति जमीन पर उतरती है। यहाँ व्यंग थोड़ा पीछे हट जाता है, क्योंकि यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सब केवल बयानबाजी नहीं बल्कि संगठित जनमत निर्माण की प्रक्रिया है। भाजपा इस मुद्दे को महिला मतदाताओं के बीच एक भावनात्मक लहर में बदलना चाहती है, और यह रणनीति नई नहीं है। भारतीय राजनीति में भावना प्लस पहचान प्लस विरोध की आलोचना का फार्मूला लंबे समय से काम करता आया है। लेकिन यहाँ एक हल्की सी विडंबना भी है। जिस महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है वह खुद राजनीतिक विमर्श में प्रतीक बनकर रह गया है। नेता महिलाओं के नाम पर लड़ रहे हैं, लेकिन बहस महिलाओं की वास्तविक चुनौतियां जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा कम ही सुनाई देती है। यह कुछ वैसा ही है जैसे किसी बड़े मुद्दे का पोस्टर तो बहुत बड़ा हो, लेकिन उसके पीछे की इमारत अधूरी रह जाए। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम को केवल व्यंग के नजरिए से देखना आसान है और आकर्षक भी, लेकिन अगर थोड़ा गहराई में जाएं तो यह साफ दिखता है कि यह एक सुनियोजित राजनीतिक संघर्ष है, जिसमें हर बयान, हर तंज, हर कार्यक्रम एक बड़े चुनावी समीकरण का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ की राजनीति हमें यह सिखाती है कि यहाँ गंभीरता और व्यंग साथ साथ चलते हैं। नेता गंभीर मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन उसी सांस में एक दूसरे पर कटाक्ष भी कर देते हैं,
और शायद यही इस समय की राजनीति की सबसे सटीक तस्वीर है, जहां संसद की बहस और मंच की चुटकी के बीच की दूरी लगातार कम होती जा रही है। इस हाइब्रिड माहौल में असली चुनौती यह है कि क्या मतदाता इस शोर के बीच सार को पहचान पाएंगे, क्योंकि अंत में सवाल यह नहीं होगा कि किसने बेहतर तंज किया, बल्कि यह होगा कि किसने महिलाओं के लिए बेहतर रास्ता बनाया। और यही वह बिंदु है जहां व्यंग खत्म होता है और राजनीति की असली परीक्षा शुरू होती है। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। नमस्कार।